गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th आपका चैप्टर चल रहा था गलता लोहा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे गलता लोहे शब्द के दो अर्थ हैं। एक शब्द वो है जो सामान्य रूप से हम मानते हैं, जिसके अंदर लोहे को गलाया जाता है, उसके लिए उसे आग में तपाते हैं और जब जब वो अच्छी तरह गर्म होता है तो उसे मनचाहे आकार में ढाल लिया जाता है। ठीक उसी का दूसरा एक और प्रतीक के रूप में यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है और उसका अर्थ है परंपराओं में बदलाव। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मोहन जो कि उच्च जाति का है और वो निम्न वर्ग के कार्यों में हाथ नहीं लगा सकता, सामाजिक बंधन उसे इसे इसके लिए अनुमति नहीं देते। और दूसरी तरफ धनराम है जो कि निम्न जाति का है, वो निम्न जाति के कर्म करता है। दोनों के मध्य मित्रता भी नहीं हो सकती, दोनों में एक जातिगत जो दूरी है वो हमेशा बनी रहती है। लेकिन फिर भी परिस्थितियां विपरीत बनती कि यहाँ पे मोहन जैसा होशियार विद्यार्थी को परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण अपनी कह सकते प्रतिभा से वंचित रहना पड़ता है। जैसा कि प्रसंग चल रहा था जिसके अंदर उसको छात्रवृत्ति मिलती है और बाद में उसको आगे पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन वहाँ की परिस्थितियां विपरीत है। आते जाते रास्ते में नदी को पार करना और उसके बाद कई प्रकार की समस्याएं, इसलिए उसकी पढ़ाई में और अधिक विघ्न आते हैं। लेकिन एक और मौका आता है कि रमेश नाम का जो व्यक्ति है वो उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने की बात को कहता है। अब आगे उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ में आया हुआ था। उसने वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो गया। उसके घर में एक प्राणी बनने से कोई अंतर नहीं पड़ता। वंशीधर को रमेश के रूप में जैसे भगवान मिल गए। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा, वहां से उसकी जिंदगी का एक नया अनुभव शुरू हुआ। जैसा कि आपको पहले बताया कि सिर्फ सुविधाएं नहीं, उसके साथ साथ कई प्रकार की परिस्थितियां भी होती है। रमेश जो उसे अपने साथ ले गया, उसका मकसद ये नहीं था कि उसको पढ़ाई से एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बिना खर्चे के उसके नौकर के रूप में कार्य कर सके। वंशीधर को अध्यक्ष हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसे गली की सभी औरतों का घर का काम भी करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था, वो मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन को भी ये बात पता थी। कह सुनकर उसे एक सामान्य स्कूल में दाखिल करा दिया। काम के बोझ और नए वातावरण के कारण उसमें कोई नई पहचान नहीं बना पाया। गांव का विद्यार्थी जो एक प्रतिभाशाली था, लेकिन वहां पे जाके उसकी सारी प्रतिभा खो गई। और उसका कारण भी जैसा बताया कि वहाँ अपने घर के तो काम होते, साथ में गली मोहल्ले की जो अन्य महिलाएं वो भी उससे अपने घर के काम निकालने में उसकी मदद लेती, और इसी कारण पढ़ाई का उसे मौका नहीं मिला। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा कहने पर उसे एक सामान्य से स्कूल का एडमिशन दिलाया तो उसकी पढ़ाई और अधिक कमजोर हो गई। गर्मियों की छुट्टी में भी उसे घर नहीं जाने दिया। उसे सिर्फ ये बहाना बना दिया गया कि वहाँ पे उसे अगली कक्षा की तैयारी की समय मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के वो चाहता था कि गर्मी की छुट्टियों में वहीं रहे ताकि एक नौकर के रूप में काम करता रहे। और घर वालों को सिर्फ एक ही बात कही कि अगर वो यहाँ रहेगा तो हो सकता है कि उसको अगले वर्ष की पढ़ाई के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। मोहन ने परिस्थिति में समझौता कर लिया। वो घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा में पास करने को आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिल करा दिया। अब वो पहले की तरह घर और स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष बाद उसे कारखाने के चक्कर काटने पड़े। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर होने की उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उनसे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। जैसा कि पहले हम जानते हैं कि किसी के बारे में एक धारणा पहले से बन जाती है, तो यहाँ धनराम की पहले से धारणा थी कि क्योंकि हम कह सकते हैं कि मोहन के लिए ये बात पहले से सिद्ध हो चुकी थी, ऐसी भविष्यवाणी पहले से की जा चुकी थी। तो मोहन एक होशियार बालक है और आने वाले समय में हो सकता है कि निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अफसर बनकर उस दुनिया के सामने आएगा। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। धनराम ने हंसुओं की फाल के को बेट पर निकाल कर तपाया, फिर उसमें धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता। जैसा कि ये सामाजिक विषमता हम कह सकते हैं कि उच्च जाति के व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति के यहाँ जाते नहीं, और जाते हैं तो दूर से खड़े खड़े अपना काम करा के आ जाते हैं। अगर वो निम्न जाति का व्यक्ति उसे बैठने के लिए कहता भी तो उसका अपमान माना जाता है। कामकाज के सिलसिले में खड़े खड़े बातचीत निपटा दी जाती है। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके कार्य को देखने लगा। अब यहाँ पे जैसा कि जो बदला रूप है वो नजर आता है। जो व्यक्ति किसी के घर पे जा नहीं सकता, जाएगा तो सिर्फ खड़े खड़े अपने कार्य को करवाएगा,
वही व्यक्ति आज कैसे हो रहा है, आज उसके सामने है कि वो वहां बैठ गया और उसके काम को देख रहा है। धनराव अपने काम में लगा हुआ था और लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोला आकार बना रहा था, किंतु वो छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी, अतः लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन के कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया, नपी तुली चोट के से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला। यहाँ पे जैसा कि उसकी मदद के लिए वो आगे बढ़ा है, उसके हिस्से को पकड़ लिया ताकि वो आराम से गोलाई के रूप में बदल गया। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया। वो पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के वर्ग में हाथ डाल सकता है। धनराम के संकोच और धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के गले छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कुल मिला के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बात जिसे हम कह सकते हैं कि समाज में बदलाव है, और वो बदलाव इस ढंग से सिद्ध हुआ है कि उच्च जाति के व्यक्ति ने भी निम्न जाति के कार्य को अपनाने में अपनी किसी प्रकार की कोई कह सकते हो कि संकोच नहीं दिखाया, और उसी का नतीजा यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी नेक्स्ट है।